इस बेसिक केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया जाता है, इसमें कितने तत्व हैं और किस प्रकार से रखे गए हैं, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल याद करने का ऐसा तरीका बताएंगे कि आप 5 मिनट में पीरियोडिक टेबल को आप बना ले जाएंगे। आप पीरियोडिक टेबल से आप भागते हैं अगर, तो आप देख करके इस वीडियो को देख करके आप पीरियोडिक टेबल आसानी से बना ले जाएंगे, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप पूरी पीरियोडिक टेबल अपने दिमाग में रख सकते हैं। एक एक एलिमेंट्स का हिसाब आप दे सकते हैं। तो इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री का विकास हो रहा था तो उस समय जो एलिमेंट्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं थे। इस समय तो 118 एलिमेंट्स हैं, उस समय इतने एलिमेंट्स नहीं थे, कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स थे। एक वर्गीकृत रूप में व्यवस्थित करने का काम स्टार्टिंग में चल रहा था। तो मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में आधुनिक आवर्त नियम है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो ये पीरियोडिक टेबल क्या एकाएक थोड़ी बन गया है। इसको बनाने के लिए इससे पहले धीरे धीरे कई साइंटिस्टों ने अपना प्रयास किया, और प्रयास करते अलग अलग साइंटिस्टों ने, किसी ने थोड़ा सा प्रयास किया, असफल हो गए, यानी बनाए अपने हिसाब से बताए तो कुछ ही तत्वों का बता पाए। फिर कुछ साइंटिस्ट और आए तो उसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, और बढ़ा करके कुछ और आगे तक ले गए। ऐसे ऐसे करके अलग अलग साइंटिस्टों ने धीरे धीरे करके आज ये पीरियोडिक टेबल जो आप देख रहे हो ये बन करके तैयार हो। तो कहां से ये स्टार्ट हुआ, सबसे पहले कौन से साइंटिस्टों ने कितना क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। देखिए, ये क्लास आप किसी भी लेवल के हो, 11th के हो, 12th के हो, 9th के हो, 10th के हो, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। इसे आप देखते हैं तो आप इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन होगा, लगभग सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण की। वर्गीकरण कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, भी एलिमेंट्स यानी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण जो होता है समान होता है, जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है जिसे हम कहते हैं रासायनिक गुण। जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें एक ही ग्रुप में, जिसे हम समूह, उन्हें एक ही ग्रुप में रखने की आवश्यकता होती है। एक ही ग्रुप में रखा जाए। ये एक बात तो ये क्लियर हो गई। 118 तत्व ज्ञात है, 92 तत्व तो नेचुरल है, यानी 118 तत्व 17 तत्व में 92 तत्व। देखिए, अब तक जो खोजे गए हैं 117 तत्व, ये अब तक खोजे गए हैं, जिनमें से 92 तत्व ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। शेष जो तत्व हैं, शेष तत्व ये बनाए गए हैं, यानी आर्टिफिशियल है, यानी इनको कृत्रिम विधियों द्वारा, आर्टिफिशियल जिसे हम कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया। यानी ये 118 तत्व, 117 या 118 जो भी कहिए, 117 तत्व में 92 तत्व प्राकृतिक है, नेचुरल रूप में मिलते हैं, लेकिन शेष जो तत्व बचते हैं उन्हें आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया। आवर्ती वर्गीकरण का काल क्रमानुसार विवरण। क्लोरोनोलॉजिकल
डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आवर्ती वर्गीकरण का काल क्रमानुसार विवरण यानी क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। केमिस्ट्री का विकास हो रहा था तो उस समय क्या किया गया, धातु और अधातु दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। यह तत्वों को धातु व अधातु में विभाजन, डिवीजन इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। सर्वप्रथम केमिस्ट्री का विकास हो रहा था तो उस समय तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। ये अवधारणा ज्यादा दिन नहीं चली, क्यों? बहुत सारे धातु ऐसे थे जो धातु होते थे और अधातुओं के गुणधर्म निभाते थे। बहुत सारे अधातु ऐसे थे जो होते तो अधातु थे लेकिन धातुओं के गुणधर्म निभाते थे। तो ये धातु और अधातु में बांटने का जो इनका सिद्धांत था वो ज्यादा दिन नहीं चल पाया। जैसे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, आयोडीन, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें आयोडीन और ग्रेफाइट, तो कहने मतलब आयोडीन और ग्रेफाइट की बात करें, दोनों जो होते हैं ये धात्विक चमक रखते हैं, धात्विक चमक रखते हैं। आयोडीन की बात करें, ग्रेफाइट की, दोनों धात्विक चमक रखते हैं लेकिन ये अधातु है। क्या कौन है? अधातु है। तो अब यहीं पे इनका फ्लॉप हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट। अगर हम बात करें हाइड्रोजन और ग्रेफाइट की, तो हाइड्रोजन और ग्रेफाइट ये दोनों कौन है? ये दोनों जो है अधातु। दोनों कौन है? दोनों अधातु है, लेकिन दोनों जो है दोनों में धारा का प्रवाह होता है, धारा प्रवाह, दोनों में धारा प्रवाहित होता है। अब चूंकि ये धारा का प्रवाह किसमें होता है? इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास होती है? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है धातुओं में, लेकिन नहीं, ये ग्रेफाइट और हाइड्रोजन यह है अधातु, इनमें भी धारा प्रवाह होता है। तो इनका ये जो धातु और अधातु में विभाजन था ये ज्यादा समय तक नहीं चल सका। तो सबसे पहले इस तरीके से विभाजित किया गया। फिर बाद में जो है प्राउड की परिकल्पना, ये जो धातु और अधातु के वर्गीकरण जब असफल हो गया, प्राउड की परिकल्पना जो है आया। 1908 ईस्वी में एटम का परमाणु सिद्धांत आया। जो परमाणु सिद्धांत था वो द्रव्यमान पर आधारित, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था और वो प्रकाशित हुआ। तब प्राउस्ट को ने 1815 ईस्वी में बताया कि जो इतने भी तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और सब में जो है परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो इनकी भी जो परिकल्पना थी कि सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होने के कारण इनका भी सिद्धांत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। लेकिन इनका जो प्राउस्ट का विचार था, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो तत्वों का मूल गुण होता है कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का मूल गुण होता है। यानी परमाणु द्रव्यमान एक शब्द जो था, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान तत्व का मूल गुण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में अपरिवर्तित रहता। सिद्धांत जो है ज्यादा समय नहीं चला, लेकिन ये जो तत्व परमाणु द्रव्यमान की जो बात थी कि परमाणु द्रव्यमान जो शब्द था, ये शब्द क्लियर हो गया कि यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी एक बात परमाणु द्रव्यमान का यहाँ से जो है इनकी परिकल्पना से क्लियर हो गया कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों को वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी परमाणु द्रव्यमान शब्द जो है ऐड करना आवश्यक है, ये यहाँ से क्लियर हो गया। अब तीसरा जो है डोबे
डोबेराइनर के त्रिक, जो डोबेराइनर ने 1827 ईस्वी, भाई ये 1815 में बताए, डोबेराइनर जो थे वो 1827 ईस्वी में अपना जो है त्रिक का फार्मूला दिया कि अगर हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो पहला तत्व दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे तत्व और पहले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है दोनों का अगर समांतर माध्य निकाला जाए तो बीच वाला तत्व का निकल के आता है, यानी तीन तत्व, दो पहले और दूसरे तत्व का समांतर माध्यों का योग जो है तीसरे तत्व का होता है। तो इस पर जो है ये डाई बोरेन ने अपना त्रिक का मॉडल दिया और ट्रेंड्स का जो मॉडल था इनका, अगर देखा जाए तो जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, उसके बाद सोडियम का 23 होता है, अगला जो पोटेशियम था 39, यानी ये पहला और तीसरा, जैसे अगर देखा जाए तो पहला जो है 7 है और ये 39 है, इसका अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे तो ये जो है 23 निकल के आएगा। और 23 किसका है? ये Na का है। भाई पहले और तीसरे तत्व का अगर हम परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य निकालते हैं तो बीच वाले तत्व का जो है निकल के आता है। तो ये जो है डोबेराइनर का त्रिक मॉडल जो है, त्रिक मॉडल का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। ऐसे और भी कुछ तत्व थे जिनका इन्होंने दिया, लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया। ये जो है इनका सिद्धांत जो था ज्यादा समय नहीं चल पाया, कुछ ही तत्वों पर ही लागू हुआ, इसके बाद इनका सिद्धांत समाप्त हो। देखिए अगला जो था इनका डी, देखिए इसमें आपके प्राउस्ट का कुछ देखने लायक है और इसके बाद जो बताएंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये था ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी। इन्होंने 1853 में ड्यूमा ने जो है अपना सजातीय श्रेणी का विचार दिया। इन्होंने कहा कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों में जो है सजातीय श्रेणी के समान जो है संबंध होता है। अब इनका संबंध कैसे था? जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। अब फास्फोरस है, फास्फोरस का जो है 31 होता है, फास्फोरस का 31 होता है तो ये 14 पहले है और 17 इसमें और 7 4 11 और 1 1 2, यानी इसको अगर A माना जाए तो इसको A प्लस B माना जाए। इसी तरीके से अगर आर्सेनिक का देखा जाए तो 75 होता है तो 14 और प्लस 17 इसमें 44 और ऐड कर दीजिए तो ये हो गया A प्लस B प्लस C। यानी अब इन्होंने जो है ये सजातीय श्रेणी जो है बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो है इनका भी सिद्धांत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। ये कुछ ही तत्वों तक आगे बढ़ पाए, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाए, तो इनका भी सिद्धांत जो है फ्लॉप हो गया। अब अगला आता है जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक नियम। नियम जो है 1863 ईस्वी में जो है प्रतिपादित किया गया था। उस समय बहुत ज्यादा तत्वों की खोज नहीं हुई थी, वो बहुत 63 तत्वों की खोज हुई थी। तो न्यूलैंड ने क्या किया था कि 8 तत्वों का जो है समूह बनाया था। न्यूलैंड ने क्या किया कि जो भी उस समय तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को 8 समूहों में जो है वर्गीकृत किया गया था। अब इनका समूह जो था वो किस प्रकार था कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व के समान गुण
धर्मों वाला होगा। देखिए न्यूलैंड ने 1863 में अपना सिद्धांत दिया, तो इनके सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए उन्होंने क्या कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु, देखो परमाणु द्रव्यमान का विकास जो था वो प्राउस्ट ने परमाणु द्रव्यमान शब्द जोड़ दिया कि तत्वों का वर्गीकरण करने का जो क्रम है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया जाए, तो वही परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सभी लोग विचार अपना करते करते वर्गीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। तो न्यूलैंड ने भी परमाणु द्रव्यमान को आधार माना और कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए, तत्व को अगर हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व के समान गुणधर्म वाला होगा। आठवां तत्व होगा वो पहले तत्व के समान ही इनका गुण होगा। इन्होंने संगीत के जो 7 स्वर होते हैं, तो आठवां जो स्वर होता है वो पहले स्वर के समान होता है। संगीत के स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है और ये आठवां। आठवां को इन्होंने पहला माना है। अब अगर हम तत्वों की बात करें, तत्व तो लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9। अब ये जो नियान होगा इसका जो गुण होगा ये पहले तत्व के समान होगा, ये इनका मानना था। इन्होंने यही कहा था कि परमाणु द्रव्यमान क्रम में अगर रखते हैं तो इनका जो आठवां तत्व होता है वो पहले तत्व के समान गुणधर्म वाला होता है। उन्होंने संगीत के जो 7 स्वर होते हैं उनमें 7 स्वर के हिसाब से इन्होंने कहा कि जो आठवां स्वर आता है वो पहले वाले तत्व स्वर के समान होता है। तो वैसे इन्होंने संगीत का स्वर ले लिया और इस स्वर के आधार पर इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो इन्होंने बहुत ज्यादा तत्वों को वर्गीकरण नहीं कर पाए, कैल्शियम के तत्वों तक ही इन्होंने अपना वर्गीकरण दे पाए और उससे आगे का वर्गीकरण ये नहीं दे पाए। इनका जो वर्गीकरण का जो सिद्धांत था ये भी असफल रहा, ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया, विकास हो रहा था। तो इसमें एक बात क्लियर हो गई कि तत्वों का मूल गुण जो था, मूल गुण जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित माना गया था। तो एक शब्द यहां से निकला है परमाणु द्रव्यमान। अब इसी के बाद देखिए न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद जो है फिर मेंडलीव थे, मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम जो है प्रकाशित किया। तो मेंडलीव का आवर्त नियम सबसे पहले इन पर हम बात करेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य में वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 में तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। मेंडलीव जो थे ये 19वीं शताब्दी के रशियन वैज्ञानिक थे। मेंडलीव जो थे 19वीं शताब्दी के रशियन वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है 1869 में जो है तत्वों तथा उनके यौगिकों, जो तत्व होते हैं और जो यौगिक होते हैं, भाई तत्व, सबसे पहले तत्व की बात आती है। तत्व क्या होते हैं भाई? तत्व जो होते हैं और पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, धातु, अधातु और उपधातु, यानी ये सब तत्व होते हैं। तो तत्व तथा उनके यौगिकों को, अब जो यौगिक बनते हैं जैसे H2O यौगिक है,
HCl यौगिक है, HNO3 यौगिक है। तो यानी परमाणु आपस में मिल करके यौगिक बनाते हैं, यानी तत्व आपस में मिल करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जो तत्व होते हैं तथा उनके जो यौगिक होते हैं उनको उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, उन सब की जो है तुलनात्मक अध्ययन किया और अध्ययन करके उन्होंने अपना एक नियम बनाया और उनके इस नियम को ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहलाता है। यानी उन्होंने मेंडलीव जो थे तत्व और यौगिकों का उन्होंने खूब गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने कर एक नियम प्रस्तुत किया और उनके इस नियम को ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इनका नियम क्या था? मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार मेंडलीव ने जो आवर्त नियम दिया था वो कौन सा आवर्त नियम था? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के भारों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए तत्वों का जो मूल गुण होता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना आवर्त नियम क्या दिया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीव का आवर्त नियम आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर नहीं जान पाए समझ लीजिए कुछ नहीं आप कर पाए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? उन तत्वों का जो कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट्स है, तो तत्वों का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनका जो भौतिक या रासायनिक गुण होता है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब अगर तत्व को अगर हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो उनका जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, हर एक तत्व का अलग अलग भौतिक और रासायनिक गुण होता है। सारे तत्व के अलग अलग भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो उनका जैसे एक तत्व का कोई गुण है तो उसी से रिलेटेड जो दूसरा तत्व होगा, कुछ डिफरेंट और कुछ रिलेटेड दूसरा वाला तत्व होगा, उसके क्रम के बाद एक नियमित क्रम के बाद एक दूसरे के आते रहते हैं। उनके कहने का मतलब यही था अगर हम तत्व को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते हैं तो जैसे जैसे हम परमाणु भार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके रासायनिक भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व एक नियमित क्रम के बाद जो है आते रहे। तो था मेंडलीव का आवर्त नियम, यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये तो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम था। अब मेंडलीव के मूल आवर्त के मेन कैरेक्टर्स क्या थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं? मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त। देखिए अब जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी उस समय बनाए थे उनकी आवर्त सारणी में 9 वर्ग। देखिए आज की आवर्त सारणी में भी 9 वर्ग है, 0 से 8 तक 9 वर्ग है और 7 आवर्त जो आजकल टेबल चल रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रही है, इसमें भी जो है 9 वर्ग और 7 आवर्त आज वाले में भी है। और ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में और एक खास बात क्या थी? देखिए एक तो खास बात ये हो गई, दूसरी खास बात क्या थी? मेंडलीव ने उस समय ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान
रिक्त रखे थे। देखिए एक खास बात उस समय और थी इनकी पीरियोडिक टेबल में कि इन्होंने उस समय जितने भी एलिमेंट्स ज्ञात थे, मौके पर जो भी एलिमेंट्स ज्ञात थे उनको शामिल किया, अपने पीरियोडिक टेबल में शामिल किया, और शामिल करने के बाद बीच बीच में भी कुछ स्थान उन्होंने छोड़ दिए। यानी जितने एलिमेंट्स थे उनको रखा और रखने के बावजूद उसमें कुछ बीच बीच में खाली स्थान भी छोड़ दिए और रिक्त स्थान छोड़ दिए और भविष्यवाणी कर दी कि जब ये भविष्य में खोजे जाएंगे तो ये यहाँ पे रखे जाएंगे। अब जैसे इन्होंने एक ग्लू छोड़ दिया कि हाँ यहाँ पे कोई होगा, भाई बीच बीच में जो खाली स्थान छोड़ रहा, तो अब लोग जब उसको देखेंगे कि हाँ ये गुण वाला ये है, इसके इधर वाला ये गुण वाला है, तो इन दोनों को गुण को मिला करके ही बीच वाला कोई गुण होगा। तब तो भाई जब पूरी पीरियोडिक टेबल ऐसे एक के बाद एक नियमित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्व जो है एक क्रम के बाद आ रहे हैं, तो अब उसी आधार पर जो बीच में छूटा है, अगर दोनों के बगल वाले गुण का हम कैरेक्टर को देख लें तो नए गुण वाले को ऑटोमेटिक हम ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसे में इन्होंने बहुत सारे रिक्त स्थान छोड़ दिए कि जब ये भविष्य में खोजे जाएंगे तो ये यहाँ पे रखे जाएंगे। तो अब इनकी आवर्त सारणी का ये मेन कैरेक्टर था कि इन जो इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था कि और छोड़ने के बाद में जब जब छोड़ दिया गया, बता दिया गया कि हाँ कुछ यहाँ रखे जाएंगे, तो लोग उस पर रिसर्च किए और नए तत्व को आसानी से खोजने में इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो सहायक सिद्ध हुई। आवर्त सारणी के कुछ दोष थे, वो दोष जो है पूछे जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। कौन कौन से दोष थे? जो पहला दोष था हाइड्रोजन क्षार धातु तथा हाइड्रोजन के एक साथ रखा गया था। देखिए पहला दोष था कि हाइड्रोजन तत्व को क्षार धातु, जो क्षार धातु होते हैं, तथा हाइड्रोजन दोनों के एक साथ रखा गया था। यानी क्षार धातु तथा हाइड्रोजन दोनों के साथ जो है हाइड्रोजन को रखा गया था। इनकी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो जगह पे रखा गया था, एक तो हाइड्रोजनों के साथ भी रखा गया था और दूसरा क्षार धातु के साथ रखा गया था। एक दोष इनका ये मेंडलीव का था, मेंडलीव की आवर्त सारणी का था। और दूसरा दोष जो था समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया। आवर्त सारणी में कुछ के गुण समान थे और समान होने के बावजूद इनको अलग अलग रखा गया था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए Cu और Hg यानी कॉपर और Hg का गुण समान होने के बावजूद भी अलग अलग रखा गया था। तीसरा जो इनका दोष था कि उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया। इनका एक दोष यह था तो उच्च परमाणु भार वाले, जैसे जो उच्च परमाणु भार वाले तत्व थे उनको, और जो कम परमाणु भार वाले तत्व यानी कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले उच्च परमाणु भार वाले तत्व को रखा गया। जबकि नियम यह होता है पहले कम वाला रखा जाता है, उसके बाद उच्च वाला रखा जाता है। भाई बढ़ते हुए क्रम में रख रहे हो तो पहले कम वाला उसके बाद अधिक वाला रखा जाएगा, लेकिन नहीं, इन्होंने पहले अधिक उच्च अणुभार वाले तत्व को पहले रखा है और कम अणुभार वाले तत्व को बाद में रखा है। जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, आयोडीन, इसका जो परमाणु भार होता है 126.92, आयोडीन का जो परमाणु भार होता है 126.92 होता है।
टेल्लुरियम 127.61 के बाद रखा गया है। आयोडीन का 126.92 परमाणु भार होता है और जबकि टेल्लुरियम का 127.61 होता है। लेकिन आयोडीन को टेल्लुरियम के बाद रखा गया। भाई टेल्लुरियम का ज्यादा है, इसको बाद में होना चाहिए था, इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका परमाणु भार अधिक था, इसको पहले रखा गया है और आयोडीन को बाद में रखा गया। इनकी आवर्त सारणी के एक दोष ये भी थे। अगला जो दोष था समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था। इनकी आवर्त सारणी देखो, उस समय जो है परमाणु संरचना की खोज नहीं हुई थी, तो अब जब समस्थानिक संभारी की खोज ही नहीं हुई थी तो इनकी आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान कहाँ रहेगा। तो इनकी आवर्त सारणी में जो है समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं था, यानी समस्थानिकों का स्थान नहीं था। अगला जो था 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में जो 8वां वर्ग था उनमें 3 तत्वों को एक साथ रखा गया था। देखिए इसमें जो इनके दोष हैं, इनके कुछ दोष आज की भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, लेकिन अब चूंकि ये पहली आवर्त तालिका बनाए थे तो उनकी आवर्त तालिका में जो है ये दोष देखने को मिलता है। तो ये तो थी मेंडलीव की मूल आवर्त तालिका, जिनमें ये सारे दोष जो है देखने को मिलते हैं। इनके अलावा और भी दोष हैं, जैसे लेंथेनाइड्स व एक्टिनाइड्स को आवर्त तालिका के बाहर जो है यानी मूल आवर्त सारणी में इनमें रखने का स्थान कोई निश्चित रखने का कोई स्थान नहीं था, तो ये भी एक दोष था। लेकिन अब ये मेन जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं ये सारे दोष हैं। फिर आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई, तो इसी में से ही कुछ जो है संशोधन करके बनाया गया। तो बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मोजले ने बनाया था। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में देखिए तत्वों का जो परमाणु संरचना है, रिएक्टिविता, समस्थानिक, संभारिक, इन सब की खोज उस समय नहीं हुई थी। बाद में जब परमाणु संरचना की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की खोज हुई और जो है रेडियो एक्टिविता, समस्थानिक, संभारिकों, इन सब का जब खोज हुआ तो ये बाद में पता चला कि ऐसा है तत्वों का जो मूल गुण होता है परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है। यानी बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की खोज हुई तो ये पता चला कि तत्वों का नहीं, मूल गुण जो है परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक होता है। तो अब इसके आधार पर फिर मोजले ने जो है एक नई आवर्त सारणी, इसी मेंडलीव की आवर्त सारणी को जो है थोड़ा परिवर्तित करके आधुनिक आवर्त तालिका निर्मित की। अब यह जो आधुनिक आवर्त तालिका थी, इस नियम के अनुसार मोजले ने जो अपना नियम दिया, उनका नियम क्या था कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए मोजले ने
जो आधुनिक आवर्त नियम दिया। देखो मेंडलीव आवर्त नियम क्या था कि परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और मोजले ने अपना नियम क्या दिया कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, जैसे मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम का ये परमाणु क्रमांक है, और 23 जो है ये परमाणु भार है। नीचे जो लिखा जाता है ये परमाणु क्रमांक है, इसको आप जाने रहिएगा, नहीं पता चले यही नहीं पता है। ये परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला जो होता है परमाणु भार होता है। परमाणु भार को हमेशा ऊपर दिखाया जाता है और परमाणु क्रमांक को नीचे या बगल जो है दिखाया जाता है, जबकि परमाणु भार को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है, चाहे आप इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए, चाहे आप प्रोटॉनों की संख्या मान सकते हैं। और जो ये परमाणु भार होता है, अब इसमें एक प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार में प्रोटॉनों संख्या, न्यूट्रॉनों संख्या होती है, और ये नीचे जो होता है इसको आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, या जो है प्रोटॉनों। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक क्रिया में संयोग में भाग लेते हैं तो कम ज्यादा होते रहते हैं, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। जबकि प्रोटॉन भी कह सकते हो क्योंकि बराबर होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन को चाहे प्रोटॉन को, बस केवल कम ज्यादा की स्थिति में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही कम होती है, जबकि प्रोटॉनों की संख्या हमेशा उतनी ही रहती है। परमाणु क्रमांक मेन गुण है, तो इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम जो दिया तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो एक नियमित क्रम के बाद एक नए गुण वाले तत्व जो है एक नियमित क्रम के बाद आते रहते हैं। तो ये इनकी आधुनिक आवर्त सारणी का जो है ये नियम था। आधुनिक आवर्त सारणी थी, इनके लक्षण क्या क्या थे? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण, तो हम इनसे लक्षण की बात करेंगे। तो पहला जो इनका लक्षण था, इस सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, यह जो है तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। दूसरा जो इनका लक्षण था, इस सारणी में कुल 7 आवर्त है। यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 7 आवर्त तथा 0 से लेकर 8 तक कुल 9 वर्ग है। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? 7 आवर्त है, तथा 0 से लेकर के 8 तक कुल 9 वर्ग है। यानी एक 0 भी हो जाएगा, 8 तक तो वही है 8, और एक 0 हो जाएगा, 8 और एक 0 मिलाओगे 9 हो जाएगा। तो 9 वर्ग है और 7 आवर्त है। अगला जो इनका कैरेक्टर था, 8 और 0 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 2 उपवर्गों ए और बी वर्ग में बांटा गया है। देखिए 0 और 8वें को छोड़ दीजिए और 0 को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी वर्ग को ए और बी उपवर्ग में बांटा। यानी हर एक वर्ग को, यानी पहले वर्ग को भी ए और बी में बांटा गया, दूसरे वाले को भी, यानी इस तरीके से 7 तक जो है ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया है। यानी 1 से लेकर के 7 तक ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया। अगला जो इनका कैरेक्टर है, वर्गों तथा उपवर्गों के आधार पर तत्वों को
4 ब्लॉक में बांटा गया है, यानी तत्व को जो है वर्गों तथा उपवर्गों के आधार पर 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अगला जो इनका एक कैरेक्टर है, लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी के तल पर रखा गया है। देखिए ये इनके कुछ मेन कैरेक्टर्स थे इनकी आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के। पहला तो था तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। दूसरा है इस सारणी में 7 आवर्त हैं और 0 से 8 तक 9 वर्ग है, यानी 7 आवर्त तथा 0 से 8 तक कुल 9 वर्ग है। दूसरा जो इनका अगला था 8वें 0 और 8 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों को 2 वर्गों ए और बी 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला जो इनका लक्षण था वर्ग तथा उपवर्ग, वर्ग तथा उपवर्ग के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अगला है लैंथेनाइड्स व एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के तल पर यानी बाहर जो है नीचे रखा गया है। तो ये इनके आधुनिक आवर्त सारणी के मेन लक्षण थे। अब हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। देखिए हमने आपको कहा था कि 7 आवर्त होते हैं और 9 वर्ग होते हैं। अगर ये 7 आवर्त और 9 वर्ग अगर आपको पता है तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से आवर्त और वर्ग को व्यवस्थित किया गया है। आवर्त होते हैं पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और 7वां। ये 7 आवर्त हो गए। इसे हम फर्स्ट ए ग्रुप बोला जाता है। देखिए पहले आवर्त ये फर्स्ट ए ग्रुप होगा, ये ऊपर से नीचे ये ग्रुप होता है और ये आवर्त होता है। देखिए पहला आवर्त जो है यहाँ है और फिर लास्ट में होगा, इसी के सामने जो है। देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा, पहले आवर्त में केवल 2 ही वर्ग तत्व रखे गए हैं कि पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। आप जानते हैं कि जैसे के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वैसे जैसे के कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसी और इसी प्रकार से यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि के को यहाँ पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले आवर्त में 2। तो पहले में कौन कौन से हैं? एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। ये पहला था, फर्स्ट ए था और ये 0 है, इसको ध्यान रखिएगा, 0 है, ठीक है, 0 ग्रुप है। अब इसको आप बनाओगे कैसे? देखो हा, ली, ना, के, रब, शेष, फर। इसको ध्यान रखिएगा। हालिना, हाली, देखो हाइड्रोजन है ना, हालिना, हलीना, हलीना एक लड़की है। हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, हलीना की जो है रबड़ी है, सस्ती है और फ्री है। अब दूसरा देखिए इसके बगल जो है एक दूसरा आएगा। अब ये दूसरा जो है सेकेंड डे है। सेकेंड डे में यहां से देखो एक पहले में 2 ही तक तो हो गया। अब दूसरा जो है यहां से स्टार्ट होगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। देखो आप इसको भी कह सकते हैं बेटा मांगे काला शर्ट, बाप राजी, यानी बाप जो है राजी हो गया। काला शर्ट भी कह सकते हैं, या इस बेटा मांगे कार, सीए को कार भी कह सकते हैं और एसआर को स्कूटर भी कह सकते हैं, जैसा आपको याद हो जाए, कोई जरूरी नहीं, कोई एक ही ट्रिक है। यानी बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, या बेटा मांगे काला शर्ट, ये भी हो सकता है। अब देखिए ये बेरिलियम था, देखिए फर्स्ट है, सेकेंड है। अब आगे यहां पर जो है देखिए ये दूसरे वाले में 8 तत्व होते हैं। इसको आप ऐसे खींच लीजिए पहले। अब यहां पर 2 है तो 2 ये भी हो जाएगा, ठीक। और देखिए यहां से थर्ड से स्टार्ट होता है। देखिए सेकंड ए, अब ये थर्ड बी होगा, ए इसका उधर है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी,
और ये जो 8 है ये 3 वर्गों में, यानी 8वें को जो है 3 में डिवाइड किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ये 8वें में 3 एलिमेंट्स रखे गए हैं, तो इसको आप 8वें को 3 कर लीजिएगा। और फिर ये आपका फर्स्ट भी और फिर जो है सेकंड भी हो जाएगा, तो यहां तक आपका जो है ये आ जाएगा। यहां पे जो होगा देखिए, फर्स्ट ए सेकंड ए, अब यहां पे स्टार्ट होगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और उसके बाद ये 0 है, ये 8 नहीं होगा 0, और ये हीलियम है। फर्स्ट आवर्त में जो है 2 तत्व हो गया, और दूसरे आवर्त में 8 तत्व है। इसको ध्यान रखिएगा, जो दूसरा आवर्त है, दूसरे आवर्त में 8 तत्व रखे गए। पहले आवर्त में केवल 2 तत्व है, और दूसरे आवर्त में 8 तत्व है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। चौथे आवर्त में 18, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, और छठे आवर्त में 32 तत्व है। सातवां आवर्त जो है अपूर्ण है। देखिए आपके दिमाग में अगर ये है कि पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व है, छठे आवर्त में 32 तत्व है, सातवां आवर्त अपूर्ण है। इसको अगर ध्यान में रखे हैं, और आप जानते हैं कि देखिए 8वें और 0 में जो है भाई 0 और 8वें में उपवर्ग नहीं है, बाकी पहले और 1 से 7 तक 2 उपवर्ग है। देखो 1 फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी यहां से स्टार्ट होगा, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, उसके बाद ये हो जाएगा फोर्थ भी, फिर होगा फिफ्थ भी, फिर होगा सिक्स्थ भी, और फिर होगा सेवंथ भी, और 8वां जो है ये 8 यहां से यहां तक है। ये 8वां जो है 3 बड़े कॉलम में डिवाइड है, यानी 8वें में 3 तत्व रखा गया। तो अब यहाँ पे देखो इसको भरेंगे कैसे, ये इसको 7 आवर्त है, आप चाहो तो इसको सीधा सीधा ऐसे खींच लो, यहां से इसको मिलान कर लो, क्लियर हो जाए। हमारी पीरियोडिक टेबल जो है बनकर तैयार हो गई। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल जो है हमारी बन जाएगी। अब बचा क्या इसमें एलिमेंट्स भरने को, तो देखिए एलिमेंट्स कैसे भरा जाएगा। पहला वर्ग जो है हालिना के रब शेष फल, यानी हालिना की रबड़ी सस्ती फ्री, यानी हालिना एक लड़की है, हालिना एक लड़की है, हालिना की रबड़ी सस्ती फ्री, रबड़ी को आरबी हो गया, सस्ती सीएस, और फ्री को एफआर कर दिया। देखो थोड़ा इसमें जो आवाज निकलेगा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहां पे कितना चेंजिंग है उसको सही करके लिखना है। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ये हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं थर्ड में, कैसे जानोगे थर्ड में कौन सा एलिमेंट है, तो आप 1 से 30 तक वैसे भी याद किए होंगे, तो आप 1 से 30 एलिमेंट ऐसे ही लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, अब यहाँ पे आएगा बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10। इसको आप भर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, यहाँ पे हो जाएगा एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। या ना समझ में आए, देखो ऊपर वाला अगर लाइन आप भर लिए हो तो आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो बैगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला, देखो बैगन आलू गाजर इन थैला, थैला को टीएल लिखना है, टीएच नहीं लिखना। इस बैगन आलू गाजर इन थैला, यानी बैगन आलू गाजर कहाँ रखोगे, थैले में रखोगे, इन थैला। आगे है काशी गए संत प्रभु, भाई काशी 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 कौन जाता है, साधु संत ही जाते हैं। तो काशी गए संत प्रभु बीबी, और ना पास सब बिंदास, यानी पास भी नहीं है और बिंदास भी है। ना पास सब बिंदास, यानी पास भी नहीं है और बिंदास भी है, ये हो गया। ओस से टीपो, ओस जानते हैं ना, ओस
जो पेड़ पत्तों पर जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में देखने को मिलता है, जो पानी के बूंद होते हैं उसको ओस कहा जाता है। ओस, ओयस, ओस से टीपो, यानी ओस से टीपना है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी जो नकल करने की पद्धति है वो बता रहे हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ये आपका हो जाएगा ओस से, यानी ऑक्सीजन सल्फर, ओस से टीपो। अगला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडीन। इसको आप कह सकते हैं फसल ब्राइट, फसल, यफ से फसल, फसल, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्राइट, BRIAT, ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमक, फसल में चमक, तो वही आप फसल ब्राइट। या ऐसे भी कर सकते हो फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे भी आप कर सकते हो फिर कल बाहर आई आंटी, फसल ब्राइट या फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे करके आप कर सकते हो। अगला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान और रेडान। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान और रेडान, इसको आप कैसे भी आप कर सकते हो हीना, हीना, अरीना, करीना, जीना, जरीना, हीना, अरीना, करीना, जरीना करके भी आप कर सकते हो। अरे वैसे भी आप अपने हिसाब से जैसे तैसे इसको देख सकते हो। हीना, नीना, अरीना, करीना, जरीना, ये सब मोहम्मद के नाम है, इसको आप जो है देख सकते हो। या हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनान, रेडान, ये सब जो है अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें वैसे भी आपको याद हो। चलिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट ए से लेकर के 7th ए तक, इतना एलिमेंट्स भर गया। अब जो है अभी लास्ट वाला जो छूटा हुआ है, ये कुछ सब तो खोजे गए हैं, कुछ अभी खोजे भी नहीं गए हैं, उनके पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अब इसको भरने की बात आई, देखिए यहाँ पे पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, 20 के बाद 21 आता है, वो होता है स्कैंडियम। अब ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक, इसको ऐसे आप कर सकते हो स्कूटी, वैन, कार में फेंको निकिल, कॉपर, जिंक। देखिए स्कूटी, स्कूटी, स्कूटी में एससी हो गया और टीआई हो गया, स्कूटी, वैन, वेनेडियम हो जाएगा ये, वैन, कार, कार में क्रोमियम, सीआर, कार में एमएन, एमएन में हो जाएगा फेंको, एफई और सीओ। क्या फेंकना है निकिल, कॉपर, जिंक, स्कूटी और वैन, कार में फेंकना है, क्या फेंकना है निकिल, कॉपर, जिंक, ये आपका हो जाएगा। ये आपका 4th हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है यारी जरा निभाना, यानी मुझको टेक्निस। देखिए यहाँ रोज रोज है तो दोनों में अंतर है क्या, रोज रोज, रोज रोज पढ़े पीडी और एयू चाटे सीडी। यारी जरा निभाना मुझको, यानी यारी जरा निभाना एनबी मुझको टेक्नीशियन, टेक्नीशियन को पढ़ना है ना, टेक्नीशियन रोज रोज, रोज रोज में एक आरयू रहेगा दूसरा आरएच रहेगा, इसको ध्यान रखिए। पढ़े, पढ़ने का पीडी हो जाएगा और पढ़ने के साथ साथ क्या करना है चाट रहा है इसको, तो चाटे को सीडी, सीडी याद रखना। अगला है ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता मांग रहा है, ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर पिटाई और हराऊंगा। देखो कुछ इसमें शब्द नहीं भी है, जैसे ला हफ्ता, हफ्ता मांग रहा है, क्या मांग रहा है ला हफ्ता, वरना रे, वरना क्या करेगा उससे, उसी से क्या करेगा इधर ही करेगा, क्या करेगा इधर, पिटाई होगी और हराऊंगा, पीटेगा भी और तुम्हें हराएगा भी, तो ये हो जाएगा। अब लास्ट का देखिए यहां तक आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें नीचे वाले में जो है अभी कुछ एलिमेंट्स जो है खोजे नहीं गए हैं, लेंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स। ऐसे रफ देवो सग्गू भाई हंस मत, दूसरा भी यू 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 बी। देखिए ये एलिमेंट्स अभी पूरे ठीक से खोजे भी नहीं गए हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं। देखिए ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन,
हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। और यहाँ पे बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर हो जाएगा काशी गए संत प्रभु, ना पास सब बिंदास, यानी पास भी नहीं है बिंदास है। ओस से टीपो या ओल्ड स्टाइल से टीपो, फसल ब्राइट, हीना अरीना करीना जरीना जरीना। इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस पे बात करते हैं तो स्कूटी वैन कार में फेंको निकिल का परचिंग, यारी जरा निभाना मुझको, टेक्नीशियन रोज रोज पढ़े और चाटे, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई होगी और हराऊंगा, ऐसा रफ देवो सग्गू भाई हंसो मत, दूसरा भी ये भी वो भी दोनों ले गया है। तो ये है अपने हिसाब से याद करने का। देखिए अब ये तो आपको अगर इसमें परमाणु क्रमांक भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पहला हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10। इसी तरीके से फिर यहाँ आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, 53, 54। देखिए इस तरीके से आप सीरियल वाइज क्रम से जो है इनके जो एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स के परमाणु क्रमांक आप ध्यान दे सकते हैं। ये यहां से यहां तक जो है यस ब्लॉक है, एस ब्लॉक फर्स्ट ए सेकेंड ए, और यहाँ पे देखिए जीरो ग्रुप है। ये जो है पी ब्लॉक है, यहां से यहां तक पी ब्लॉक है, और ये जो है डी ब्लॉक है, और नीचे जो है ए अप ब्लॉक है। ये दो लाइनों में है, इसमें जो है इसी तरीके से 14 तत्व जो है इसमें मिलेंगे आपको। चौदह तत्व जो है ये एफ ब्लॉक है, इसको भी भरने को आगे बताएंगे। ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा वर्ग है, सातवां है, 8, 9, 10। ये आठवें में 10 है, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये फिर 18 वर्ग। देखिए 1 से लेकर के 18 वर्ग है, जिनको ए और 2 उपवर्गों में बांटा गया है। 0, 8, देखिए 0 और ये 8वां, इनको छोड़ करके 1 से लेकर के 7 तक 2 उपवर्ग। देखो एक ए और बी 2 उपवर्गों में बांटा गया है। देखिए ये आवर्त है, ये इतना वर्ग हो गया, यहां से यहां तक जो है ये वर्ग है, ये आवर्त है। ये पहला आवर्त ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 50, 60वां और 7वां, ये 7 आवर्त है। लेंथेनाइड्स के आगे का जो एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे है, और एक्टिनाइड्स के आगे ये यहाँ पे है। इसको हम आगे बाद में भरने को बताएंगे। देखिए तो ये 7 आवर्त हो गए। आवर्त ऐसे होता है, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, और वर्ग टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। तो एक एक वर्ग हमने आपको किस तरीके से है उसको बता दिया। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल का निर्माण होता है। हमने कहा कि ये जो आवर्त तालिका है ये आधुनिक आवर्त तालिका है। 0 से 8 तक के 9 वर्ग है, तो ये 0 हो गया, ये 8वां हो गया। अब कुल मिला के अगर देखोगे तो 1 से 7 तक ये है ही है, और 0 और 8 मिलाओगे तो ये कुल मिला के 9 वर्ग है। ए और बी यानी 1 से 7 तक 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए 1 से 7 तक ए ये बी हो गया, और ये आगे जो है ए है, तो ए और बी 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए प्रथम ग्रुप जो है वो क्षार धातु का है, और अंतिम ग्रुप जो है वो जो है अक्रिय गैसों का है। इसको ध्यान रखिएगा, पहला ग्रुप क्षार धातु का है, और ये 0 वाला ग्रुप जो है अक्रिय गैसों का है। तो आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आ गया होगा। इसको आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं।